फाइनली एक बहुत अच्छी खबर है कि बहुत मुश्किल से हम सभी ने भैया को तैयार किया है कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो मन में आता है और मन में ही रह जाता है। तो आज ऐसे प्रश्न का हम लोग भैया से मतलब भैया ने हम लोग को छूट दी है कि आज के दिन हम लोग भैया से कोई भी प्रश्न चाहे निजी जिंदगी से जुड़ी हो चाहे किसी चीज से भी जुड़ी हो तो हम लोग उनसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे भैया जो हैं एसआई हैं जो कि 62 रैंक जिनका था 2021 में। हमारे मित्र मनीष हैं और हमारे मित्र प्रशांत जी हैं। देखिए उनका चेहरा देखिए जो है कितने खूबसूरत लगते हैं। तो इनकी खूबसूरती का राज भी जानेंगे क्या है आखिर, लेकिन उसके पहले ये जानेंगे कि जैसे सबसे बड़ी समस्या युवाओं में क्या होती है कि हमारी जो अवस्था पढ़ने की होती है तैयारी करने की होती है वही अवस्था प्रेम करने की भी हो जाती है। तो कई लोग बताते हैं कि अगर आप कर रहे हैं तो आप साथ में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कई लोग तो ये भी कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप विकास दिव्यकीर्ति सर को ले सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने प्रेम के साथ जो है अपने कैरियर को भी चुना। जैसे कि मूवी आई थी 12 फेल, उसमें मनोज थे और श्रद्धा, उन दोनों ने प्रेम को भी साथ लेके वो आगे बढ़े और उन्होंने सफलता भी पाई। तो कहीं कहीं क्लियर नहीं हो पाता कि प्रेम को साथ लेकर चलें या फिर प्रेम को छोड़ दें, या फिर उसे आप अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो भैया से पूछेंगे कि उनके सफलता के पहले उनके जीवन साथी या उनकी कोई गर्लफ्रेंड या ऐसा कोई पार्टनर उनका था या फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया क्या मतलब ऐसा था क्या कभी? नमस्कार सभी को। देखिए मैं प्यार का दुश्मन तो हूं नहीं, ना ही मैं बोलता हूं कि प्यार ना करो, लेकिन ये जो आपने एग्जाम्पल बताया 12th फेल या विकास सर का, बिरले ही एग्जाम्पल होते हैं कि दोनों साथ में रह के तैयारी कर पाए। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है पढ़ाई से। तो मेरा तो अनुमान यही है कि जैसा हमारा वेदों में पुराणों में बताया गया है, 4 अवस्थाएं जो हमें बताई गई हैं। जो पहली अवस्था है ब्रह्मचर्य, तो शुरू के 1/4 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, वो सबसे अच्छा, उसमें किसी बात की चिंता नहीं है। और अगर आप प्रेम कर रहे हैं, प्रेमी आपका सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं तो शुरू में सिंगल ही था और लगातार सिंगल ही हूँ। शादी के बाद डबल हुआ हूँ, इससे पहले सिंगल ही था। हाँ, मेरा ये कहना है कि भैया बड़ा नापातुला जवाब दे रहे हैं। इसके पीछे ये कारण है कि भैया की शादी हो गई है अभी घर भी जाना है उनको आगे हमें लगता है कि भाभी ने इन्हें पहले से ही इतना डरा के रखा है कि जो है अगर ये ऐसा कोई पार्टनर रहा भी होगा, आपको लगता है कि मतलब इतनी उम्र बीत गए और ऐसा पार्टनर नहीं रहा होगा? हमको तो नहीं लगता। मनीष आपको क्या लगता है? अरे हमको भी नहीं लगता भाई। हमारी उम्र अभी 22-23 साल है। जब हम लोग का मन इतना ज्यादा विचलित हो रहा है तो सर तो लगभग इस समय 26-27 साल के हैं। इनका मन क्यों ना विचलित हुआ होगा सर? अच्छा हमारा एक क्वेश्चन आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि लड़कों क्या होता है ना, पढ़ते हैं उसके बाद उनको कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है। 22-23 साल की उम्र, हमारी उम्र है प्यार करने की, पढ़ने की भी यही है। उसके बाद लड़की क्या होती है ना, कस्में खाएंगी झूठे, उस हर एक चीज मतलब कर लेंगे कि झूठे एकदम कस्में खाएंगे। उसके बाद क्या होगा ना कि ब्रेकअप हो जाएगा दोनों का, और लड़का बेचारा परेशान होगा, उसको करियर भी बनाना है, पढ़ना भी है, तो क्या करें? लड़का मूव ऑन कैसे हो? देखिए ये तो भगवान ने हमारे ऊपर हार्मोन्स ऐसे हमारे अंदर किए हैं कि लड़की को देख के अट्रैक्शन आएगा, और आना भी चाहिए। उम्र है, नहीं आएगा तो क्या होगा, आना चाहिए। है ही नहीं सर हाँ, आना चाहिए। नहीं हुआ? नहीं यार, कभी पैकअप, पहले तो पैकअप होता है, वही नहीं हुआ है पैचअप, तो ब्रेकअप कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, मतलब आप पूरा कबूलवाना चाहते हो कि मैं सही कबूलूं, मैं सही कबूलूंगा नहीं, प्रेशर है, समझा करो अब थोड़ा। आप कुछ डर की वजह से क्या बोल रहे होंगे भाभी अच्छा, के? एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जितने लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों को देखते हैं, लड़कों में आमतौर पे समस्या पाई जाती है, मुझ में हालांकि वो थोड़ा कम है। लड़कों को सभी से प्यार हो जाता है और सभी से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। तो जैसे भैया की शादी तो हो गई है और ये जब बुलेट से चलते हैं डबल स्टार लेकर, सर पे कैप लगाकर, तो रास्ते में प्रपोजल वगैरह मिलता है कि नहीं? क्योंकि कोई प्रमाण तो है नहीं कि इनकी शादी हुई है। तो भैया ऐसा कहीं रास्ते मिलता है आपको? यार अब ध्यान नहीं दिया है, एक्चुअली में क्या है, थोड़ा डर है, इसलिए ध्यान नहीं दिया है उस चीज का। प्रपोजल का देखो कल से ट्राई करता हूँ, कोई अगर मिलता है तो देखता हूँ, बाकी आगे बात नहीं चलाऊंगा, नहीं तो क्या फायदा, दिक्कत हो जाएगी। शादी आपकी हुई है ना? हाँ शादी में। भाभी से डर लगता है? भाभी से डर लगता है? यार किसको नहीं लगता यार, सबको लगता है। यानी कि जो अपने एक थाने को पूरा नियंत्रण करता है, एक पूरे कई गांव का जो पूरा थाना होता है उसको नियंत्रण करता है,
वो व्यक्ति एक व्यक्ति से केवल डरता है, वो है भाभी जी। और बट डरना भी चाहिए, क्योंकि नारी तो भाई सर्वोच्च हैं, जिनसे श्री कृष्ण डरते थे, श्री राम डरते थे, तो हमें भी डरना चाहिए, और डरना अच्छी बात है। नारी गृह मंत्रालय होती है घर का। गृह मंत्रालय भी होती हैं, वित्त मंत्रालय भी होती हैं, सभी मंत्रालय उनके पास होते हैं। केवल एक श्रम मंत्रालय जो होता है वो पुरुषों के पास होता है। डर मंत्रालय। एक प्रश्न मेरा भैया ये है, जैसे प्रेम कहानी वगैरह सब चलता रहता है, लेकिन जैसे सब कुछ पढ़ो दिन भर, ये सब करो, उसके बाद खाना भी बनाओ उसी में, ये सबसे बड़ा समस्या लगता है। और जब बाहर जाओ कहीं पर इधर उधर, तो खाना अच्छा नहीं, दाल तो ऐसा मिलता है कि डूब जाओ उसी में पकड़ के। प्रयाग तो उसके लिए क्या किया जाए? मतलब प्रयागराज का सबसे फेमस है, जैसे भैया तुम मान लीजिए प्रयागराज हालांकि तैयारी नहीं किए हैं, सबसे फेमस है दाल चावल चोखा। तो आपको क्या करना है, सिंपली दाल लेना है, चावल लेना है, दाल को कुकर में उसके ऊपर एक भगोना रख के उसमें चावल डाल दीजिए, और भगोना बगलिए 2-3 आलू और 2-3 टमाटर, उसके बाद एक सीटी मरवा दीजिए, बस निकालते बाद कूच बना के खाइए। जैसे आप अगर खुद खाना बनाएंगे तो आप मतलब अपने आने वाले पार्टनर का के लिए कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो बात तो सही है, जैसे एक टाइम में सब चल जाता है, दूसरे टाइम के लिए क्या करें? जिस टाइम रोटी बनाना होता है, रोटी बनाने में बड़ी समस्या है, इसके लिए भैया जवाब देंगे, क्या करते हैं? देखो भैया यार, मैं खाना बनाना मुझे आता नहीं है, और ये मेरी कमजोरी है। इसलिए मैं बात भी सुनता हूँ। कभी कभी बोला जाता है ना, चाय बना लो, भैया भी नहीं आता चाय बनाना, तो यही बोला जाता है। हाँ, भाभी बोलती है भाई, यही बोला जाता है कि क्या सीखा आपने? मैंने कहा भैया कुछ नहीं सीखा, जो सीखा है वो तुम्हारे सामने है, बाकी आप सिखाओ अगर सिखाना है, नहीं तो हम क्या करें, बाहर जाके होटल में पी आते हैं चाय, नहीं बना नहीं पाते हैं। तो ये सवाल तो खैर ठीक है, युवाओं का है, अब पढ़ाई भी कर रहे हैं, खाना भी बनाए, लेकिन सफर है, ये भी याद रहेगा। खाना बनाते थे, पढ़ाई करते थे, ये सब यादगार चीजें हैं, याद रहेंगी आपको। देखिए, जो है खाना बनाना और आसान हो जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई महिला मित्र हैं, तो आप उनसे बात करते करते आप खाना बनाएंगे। तो मैं आपको प्रसन्न भाई सलाह दे रहा हूँ। ये सलाह मैंने मनीष भाई से ली थी कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने जीवन साथी से बात कर रहे हैं, अपने संघर्ष के साथी से बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करते वक्त खाना बनाएंगे तो खाना स्वादिष्ट भी बनता है, और खाने में ऊबन भी बनाने में नहीं लगती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले नंबर कल क्या करिए, कल शाम को खाना बनाने के बजाय गर्लफ्रेंड ढूंढने जाइए, उसके बाद परसों से खाना बनाना शुरू करिए। भाई कुछ भी हो, लेकिन इस मामले में एक्सपीरियंस बहुत है आपको। अनुभव नहीं, इसे अनुभव क्या होता है कि हम लोग जो है जैसे अपने जीवन से कितना सीख लेंगे, हमारे अगल बगल के पर्यावरण से, हमारे और मित्रों से सीख ज्यादा मिलती है। भाई अगल बगल के पर्यावरण तो सीख मिलती है, खुद का एक्सपीरियंस है ना आपका, आपका बहुत खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे भी लग रहा है कि भाई का एक्सपीरियंस है, भले ही बताए ना क्या है, चेहरा कितना भी आदमी छुपाए, चेहरा छुपता नहीं है, आ जाता है कहीं ना कहीं आ जाता है। मैंने चेहरे किताबें पढ़ी हैं, साथ साथ चेहरे भी पढ़े हैं, चेहरे के पीछे क्या है वो, हाँ वही काम है, रोज का ये देखने को मिलता है। पढ़ी है, भले ही धोखा खाया है, लगता है 3-4 बार खाया है, बार बार खाया है। अच्छा, ये जरा बताइए, जैसे मतलब कि अक्सर सब लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले घूस लेते हैं, मतलब तो ये समस्या, मतलब जरा आप बताइए, मतलब आप दिन में कितना घूस ले लेते हैं, या फिर आप एक ईमानदार अफसर हैं, या भारत सरकार के जो है आप एक अच्छे जो है हम लोग के अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, एक ईमानदार हैं? तो मतलब लोग में मिथ ये रहता है कि सभी एसआई, सभी कांस्टेबल किसी ना किसी तरीके से बाहरी पैसा लेना चाहते हैं, तो कैसा है क्या? देखिए, ये मिथ है और ये मिथ ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे तो 6 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, किसी ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, और ना ही मैं लेना चाहता हूँ। सरकार 60,000 रुपए दे रही है, मैं पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब झूठ है, ये लोग क्या है शुरू से अफवाह बना रखे हैं, क्योंकि क्या है कि पुलिस उनको डांटती है कोई काम करने से, तो उन्हें लगता है उनको ये बोल के सुकून मिलता है कि पैसे लेते हैं, ये बोल के उनको सुकून मिलता है। और आदमी को सुकून मिलता है, वो कुछ भी बोल दे, जैसे गाली दे के, भले ही गाली किसी को लग नहीं जाती, लेकिन उसको लगता है हाँ मैंने गाली दे दी, चलो मेरा सुकून मिल गया, बदला हो गया। बदला कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ मिथ है। पैसे वैसे कोई नहीं लेता है, सरकार पैसे दे रही है पर्याप्त, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। एक बात भैया मुझे ये पूछना था, थोड़ा सा हटके है इस टॉपिक से, कि पुलिस विभाग में जिस प्रकार से मतलब आपस में विभाग में गालियां वालियां का जो प्रचलन है, वो किस प्रकार से, मतलब ये सच्चाई है या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मतलब सीरियस वे में बात होता है, या फिर गाली आपस में देते हैं, या क्या किस तरह से है?
पुलिस विभाग हो या कोई भी हो, हम लोग समाज की कड़ी हैं। समाज में हम आम बोलचाल भाषा में जैसे थोड़ी बहुत लैंग्वेज का हो जाता है, वही उसमें भी है। इतना खास कुछ है नहीं कि अलग से गालियां सिखाई जाती हैं या हम लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब लोग बोलते हैं, बोलने में एक दो बार निकल जाता है तो वैसे ही निकल जाता है, उसका मतलब ये नहीं होता है किसी की बेइज्जती करना। वो अब ये या तो ये बोलें कि हमारे समाज की आम बोलचाल भाषा हो गई है, तो वही है, और वो नॉर्मल है। किसी वो दिल में आता वही बात है कि अब समाज में गालियों ने स्थान अपना ले लिया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ऐसा नहीं कि गाली देते हैं, गाली नहीं देते हैं, अच्छे से बात करते हैं, सभ्यता से बात करते हैं, और सभी लोग अच्छे हैं। नहीं, गाली का मतलब ये नहीं कि आप जनता में या किसी को गाली दे रहे हैं, मतलब अंदर आपस में दोस्तों से या फिर कलीग से, अपने आपके पद के हैं, आपसे छोटे हैं। दोस्त वाली बात है कि दोस्त जो है, चाहे वो अधिकारी रैंक रहे हैं, दोस्त के बीच में सब कुछ जायज है। चाहे कोई भी गाली आपस में हम दे सकते हैं, लेकिन हम इतना ध्यान रखते हैं कि अगर हम एक मतलब भारत सरकार ने हमें एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनाया है, तो हम समाज के सामने ऐसा उदाहरण पेश करें कि समाज में हमारा गलत मैसेज ना जाए। क्योंकि पूरा भारतवर्ष का जो ये आंतरिक लोकतंत्र में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, ये एक पुलिस बल के माध्यम से सब चल रहा है। सब छोटी सी चीज जितनी कड़ी है, क्योंकि अगर देश अंदर से मजबूत है तो हम बाहर से मजबूती ला सकते हैं, और अंदर से मजबूत कौन कर रहा है, सुरक्षित कौन रख रहा है, वो पुलिस बल ही है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज हम लोग शांति से सो पा रहे हैं घरों में अपने, तो वो कहीं ना कहीं एक पुलिस वाले की वजह से ही हो रहा है, और हम आर्म फोर्सेस हमारे इन्हीं लोग की वजह से हो रहा है। तो सैल्यूट है आप लोगों को। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस बल एक बहुत ही अनुशासित बल है। हम अपने सीनियर से बहुत ही अनुशासन में, सीनियर हो या जूनियर, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। और जो पहली बात तो हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो नॉर्मली जो बातचीत होती है हमारी, बहुत अच्छे मजाक, हंसी मजाक जैसे सब करते हैं वैसे हम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट स्ट्रेस में रहें, आपस में मजाक भी करते हैं, लेकिन बहुत ही अनुशासित बल है। सीनियर से कैसे बात करनी है, जूनियर से कैसे बात करनी है, ये हम लोगों को सिखाया भी जाता है, और समाज को देखते हुए हम उसको फॉलो भी अच्छा करते हैं। सर, एक सबसे बड़ी समस्या एक समाज के सामने आती है, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अगर कोई पुरुष जो है महिला से छेड़खानी करता है, तो उसकी शिकायत महिला जाके थाने में करती है, और पुरुष को कार्यवाही की जाती है उसके साथ। कई बार होता है कि महिलाएं पुरुष को छेड़ती हैं, ऐसा संभव भी है, संभव है भाई। लेकिन पुरुषों की जो है कार्यवाही नहीं होती। अगर पुरुष थाने में जाते हैं, मान लीजिए भैया ऐसा कोई केस आया कि मतलब कोई पुरुष आपके पास आया और आपसे पूछा कि मुझे वो महिला छेड़ रही थी, तो आपका रिएक्शन कैसा था? आपने उसको शाबाशी दी या फिर क्या, कैसे प्रोसेस है उसके बारे में? ऐसा खैर केस तो नहीं आया है, लेकिन हाँ मैंने सुना था कि एक बार कोई लड़का था 16-17 साल का, तो उससे लगभग डबल उम्र की कोई औरत रही होगी, तो छेड़ा था, उसने एप्लीकेशन लिया था। तो जो कार्रवाई लड़का अगर कुछ करता है लड़की के साथ तो वो होती है, तो लड़कियां भी अगर करती हैं तो सेम कार्रवाई है, जो एक एक्ट बना है वो सेम है, दोनों पे लागू होता है। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि हमारा समाज शुरू से पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान रहा है। उसमें अगर हमने हजारों साल औरतों पे अत्याचार किए हैं, अब इस समय उनको बराबर लाने के लिए अगर उनको प्राथमिकता दी जा रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि कोई अत्याचार नहीं करता है, अगर किसी के साथ गलत होता है तो शिकायत करता है, शिकायत करने के बाद उसकी जांच की जाती है। जो पुलिस का एक काम है न्याय हित में विवेचना करना, वो निष्पक्ष विवेचना की जाती है, किसी के दबाव में नहीं। ना ये सोचा जाता है कि ये महिला है इसके पक्ष में दिया जाए, विवेचना साक्ष्य के आधार पर, और जो निष्कर्ष निकलता है वो दिया जाता है। अच्छा मान लीजिए, लेकिन भैया एक ऐसा परिवारों में देखा जाता है, अगर कोई भी पुरुष के साथ कोई महिला ऐसा करती है, वो उसे प्रपोज करती है, प्रपोज करती है या फिर छेड़ती है, तो अक्सर पुरुष समाज शाबाशी देता है कि यार मतलब पर्सनालिटी तेरी तगड़ी है, तू देखने में हैंडसम है प्रशांत भाई, तेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे मनीष भाई साथ ऐसा बहुत हो रहा है इस समय, जो है वो इससे कैसे बचे हैं, ये बड़ी समस्या वाली बात है। इनके साथ दिक्कत यह है कि अपने ये जिस गांव के कृष्ण कन्हैया बने हुए हैं इस वक्त देखते हैं इनके विचारों का क्या है, आप लोग तो भाई देखेंगे। देखो, पहली बात तो 4 लोग बैठे हैं यहाँ, चारों सबसे देखने में तो भाई अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कहने में भाई से नहीं मतलब है ना, उससे नहीं भाई ये आपके साथ होता है, आप अपनी फीलिंग हमारे ऊपर चिपका रहे हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता भैया, हम सीधे साधे आदमी हैं भाई,
हम सिर्फ पढ़ते लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं, जो बात साफ भाई ये करते हैं प्रशांत भाई ये सब। अच्छा मनीष भाई, अभी आप पूछ रहे थे कि जैसे ब्रेकअप हो जाए तो क्या करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है आपका कहीं पैचअप चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है। और अगर ब्रेकअप होता है, बहुत अच्छी चीज है ये, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, जो ये मूवी आई थी इसी पे है। इसको तो आप आपदा को अवसर में बदलिए भाई। जिसने आपसे ब्रेकअप किया है वो दोबारा जब पैचअप करने के लिए आएगी तब आप बोलिए नहीं अब देर हो गई, वो नहीं आएगी, शादी हो गई, शादी नहीं होगी, सगाई हो गई, सगाई हो गई, कोई बात नहीं, कोसेगी अपने आप को। यार कौन सी घड़ी में मैंने उससे ब्रेकअप किया था, थोड़े दिन और रुक जाती तो बढ़िया लड़का मिल जाता, एसआई से हमारी शादी हो जाती या जॉब वाले से शादी हो जाती। क्योंकि अभी जहाँ कर रही होगी तो कुछ नहीं करता, बताओ, लोग निठल्ला है। अच्छा भैया, एक सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए आप कहीं ड्यूटी के दौरान हैं और मान लीजिए आपने वर्दी भी नहीं पहनी है और आपको उस समय कोई महिला मित्र या कोई भी महिला जो आपसे प्रसन्न है या आपसे प्रभावित है वो आके आपको प्रपोज कर देती है सीधे, तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा उसके सामने? पहले तो मैं उसको धन्यवाद बोलूंगा और वो जो उसका इमोशन है उसका सम्मान करते हुए मैं उसको रिप्लाई दूंगा। अभी भी नीचे, अरे ये तो थोड़ा डर है ही, खैर कोई बात नहीं भाई तुम लेकिन प्रश्न के बाद याद दिलाया करो। उसकी भावनाओं का भी तो सम्मान करना है। सम्मान करते हुए बताऊंगा कि हे देवी, मैं एक शादीशुदा पुरुष हूँ और आपने हमें प्रपोज किया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इसके लिए। ऑलरेडी है, हाँ तो हमारी पूजन करेंगे। दोबारा हम आपको रिप्लाई नहीं कर सकते, बाकी आप भी बहुत सुंदर हैं। यदि हमारे मन में प्रेम होगा भी तब भी उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मर्द तो मर्द ही होता है। चाहे शादी, ऐसी बात नहीं है जो है, अगर जिसे अगर सब करें पुरुष प्रधान समाज वर्तमान में है तो पुरुष जो है अगर वो आगे बढ़कर नहीं बोलेगा तो अभी भी डर है महिलाओं को सुपुनखा वाली की, जैसे उनका नाक काट दिया गया था अब ना नाक काट दिया जाए, इसलिए वो पहले से प्रपोजल नहीं भेजती हैं। और सबसे बड़ी कमी महिलाओं के साथ, प्रपोजल के बाद मन में हिलोरे तो उठते ही हैं, एक बार हिलोरे तो उठते हैं, तो भैया के भी मन में उठ जाएंगे, तो वो तो ठीक है, वो तो भाई अपनी मानसिक गतिविधि है, शारीरिक गतिविधि है, वो जो कि होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग सभी समाज का निर्माण कर रहे हैं, ये सारी बातें एक हंसी मजाक के तौर पर हैं और इसमें कुछ चीजें हम लोग सीख भी रहे हैं भैया से कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और खास करके एक महिलाओं के लिए सख्त उनके सोचना चाहिए कि अगर कोई भी पुरुष उनसे प्रभावित है, मतलब हालांकि वो उन्हें प्रपोज करता है, तो कई लड़कियां क्या करती हैं, वो सीधे उन्हें चाटा मार देती हैं या उन्हें दुत्कार देती हैं कि अपनी शकल देख, ये कर वो कर। तो इस अवस्था में मेरी राय ये रहती है कि हमें उन्हें प्रेम से कहना चाहिए कि हे पुरुष या फिर जो भी व्यक्ति, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, या फिर आपको और भी अच्छी मिल सकती है, मैं हो सकता है किसी और के साथ बॉन्डिंग में हूं, तो हमें थोड़ा नम्र भाषा का प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम उसे चाटा मार के चले या फिर, तो ये गलत हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे तो उनसे एक महिला प्रभावित हुई थी और बाद में आके उनसे बोला था कि स्वामी जी मुझे आपसे शादी करनी है। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमने प्रण लिया है, हम शादी नहीं करेंगे, और आप हमें क्यों, अपना पति हमसे क्यों शादी करना चाहती हैं? तो उसने बोला, औरत ने, कि हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं और इसलिए हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने बोला कि हे देवी, जरूरी नहीं है कि मेरा पुत्र मुझ जैसा हो, अगर आप मुझसे प्रभावित हैं, एक काम करिए, आज से मैं ही आपका पुत्र हूं। इससे क्या हुआ, दोनों काम हो गए, उनको पुत्र भी मिल गया और इनका ब्रह्मचर्य का पालन भी हो गया। तो ये सीधा, अगर कोई भी प्रपोज करता है तो इसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे अच्छा से रिप्लाई दीजिए। अगर आपको इग्नोर करना है तो रिप्लाई दीजिए जो भी है कि अभी मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूं, मैं तैयारी कर रही हूँ, जो भी है। पर हाँ, ये ध्यान रहे कि हमें अपनी भाषा में नम्र रहना है, हमें उग्र बिल्कुल नहीं रहना है। हम एक सभी समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपनी बातों में चाहे हम उसे डांट भी क्यों ना रहे हों, तो नम्र भाषा का एक मतलब सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसी शब्द नहीं जो कि असामाजिक हो, और हमें एक असामाजिक तत्व नहीं बनना है, सामाजिक तत्व ही रहना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन था वो बहुत हम लोगों ने आनंदपूर्ण मजा आया। मतलब अभी बहुत सारे ऐसे मन में प्रश्न, इसके पहले बहुत सारे प्रश्न थे कि भैया से ये करेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, तो भैया ने आज छूट दी थी, लेकिन छूट मिलने के बाद प्रश्न भूल सा जाता है।
अगली बार ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो है एक पेपर कलम ले रहे हैं और अब हम लोग हर दिन बहुत सारे प्रश्नों का इसमें वो लिखेंगे और आपका भी प्रश्न जो कमेंट में आया रहेगा उन प्रश्नों को भी इसमें स्थान देंगे। तो जितना मन चाहे आप प्रश्न भैया से पूछ सकते हैं, एक सफल व्यक्ति से पूछ सकते हैं। तो आपका भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। और भी हमारे मित्र प्रशांत, आपके मन में कुछ ख्याल हो तो आप निकाल दीजिए। अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? नहीं नहीं जी, अभी तक मुस्कुरा तो रहे हैं, लगता है कुछ छुपा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कुछ छुपा रहे हैं। तो भैया को क्या लगता है, क्या छुपा रहे हैं प्रशांत भाई? इनके अंदर लगता है कुछ तो है बात, कोई सवाल है जो महिलाओं से संबंधित है। कोई बात नहीं, अगर कोई महिला मित्र है और आप देख रहे हैं कि आपकी राह में रोड़ा नहीं है तो उसको अपने राह का राहगीर बनाइए। अच्छा भी बड़ी समस्या ये है कि मतलब अगर हम अपनी जाति देखकर प्यार करें तो शायद वो प्यार नहीं है। तो अगर प्रशांत भाई ऐसी कोई महिला मित्र ढूंढे हो जिनकी इनसे जाति अलग हो और उसके माता पिता रास्ते में रोड़ा बन रहे, तो आप क्या इनकी मदद करेंगे? सबसे पहले तो अगर प्यार में कंडीशन आ गई, नियम शर्तें आ गई, तो प्यार नहीं रहता है। प्यार वो होता है जो, देखिए, दो तरीके से होता है, या तो किसी के गुण देख के या तो उसके शारीरिक हाव भाव देख के। तो अगर किसी को गुण देख के आपको प्यार है तो जाति, परंपरा, समाज, ये सब एक अलग बात है, वो आप अपने मन में रखिए। लेकिन अगर प्यार में कंडीशन है कि हम इनसे प्यार करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो नियम हो गए ना, ये तो एक फिर नियम हो गया, प्यार कहाँ बचा। और दूसरी चीज है जो मैंने बताया, फिर वो आपके अंदर की फीलिंग है कि आप किस तरीके से उसको करना चाहते हैं जिससे आपका वो प्यार आगे बना रहे। और प्यार ये जरूरी नहीं होता है कि कंडीशन में वो, और उस प्यार होने के बाद भी कुछ कई लोग होते हैं, इस टाइम सोना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो प्रेम थोड़ी ना है, वो तो शर्तिया अनुबंध है। अनुबंध तो कभी भी टूट सकता है। कुछ भी हो भैया, प्यार की डिफिनीशन तगड़ी दे रहे हैं। लगता है कभी कभार ये मन में ख्याल आता है, ऐसा तो नहीं है कि भैया ने लव मैरिज, मतलब जैसे कि लव किए हो फिर उसको लव को सीधे अरेंज में कन्वर्ट कर दिए हों, मतलब माता पिता भी न जान पाए और रिश्ता भी, मतलब एक जो वैवाहिक तरीका होता है करने का, ऐसा तो नहीं कि पहले लव था बाद में वो अरेंज में चेंज हुआ है, ऐसा कुछ तो नहीं है भैया? नहीं यार, बहुत दूर दूर है। हमारा घर कानपुर नगर में था और आपकी भाभी का घर कानपुर देहात में है। उधर हमारा कभी आना जाना भी नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम यम मंदिर में मिले थे। नगर और देहात का ही देहांतर है, लेकिन बहुत दूर का अंतर है, 100 किलोमीटर का ना। हमारी पढ़ाई सेम उसमें हुई है, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, मैं देसी गाँव का छोरा हूँ, देसी गाँव से पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई है, अंतर है थोड़ा। और हमारा हमने कभी ना मिले हैं, ना हमने देखा है, ना कोई जानकारी थी, अचानक से अरेंज मैरिज ही है भाई। अच्छा भाई, जब मतलब आपसे घर वाले बात करने लगे शादी की, तो आपके मन में ऐसे लड्डू से फूट रहे थे क्या? मतलब ऐसा कुछ तो मन में आ रहा होगा, यार शादी हो जाएगी मेरी, मैं भी सेटल हो गया, या फिर मेरी वाइफ कैसी होंगी, ऐसा कुछ ख्याल? एक सवाल मेरा ये है भैया कि जैसे शादी के पहले का क्या सीन रहता है और शादी के बाद का, मतलब लगता है क्या कि पूरी आज़ादी मेरी खत्म हो गई है, मैं आज से आज़ाद हो गया, क्या हो सकता है दोनों पर, इसके पीछे? अगर ये सबका अलग अलग है, मैं तो शादी के पहले ज्यादा बंधन में था, अभी ज्यादा आजाद हूँ। अब बिल्कुल सबको लगता है फ्री माइंड है, शादी हो गई, अब ये कहाँ इधर उधर ना छेड़ो ना छोड़, कोई टेंशन नहीं, फ्री माइंड हूँ। कोई अगर अट्रैक्शन भी आता है, सीधे जवाब, भैया शादीशुदा हूँ। आप उल्टा बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है भाई, आप शादी करो, बहुत बढ़िया लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि शादी आदि अपने समय में कर लेना चाहिए, वो भी जरूरी है। अगर आपको ब्रह्मचारी नहीं रहना है, ब्रह्मचारी रहना तो इससे अच्छा क्या है? नहीं, तुम नहीं रह सकते, लेकिन 3 ब्रेकअप हो चुके हैं। और ऐसे ब्रह्मचारी मत रहना कि डंडा लाद घुसा। अरे साहब, ये है ऐसे ब्रह्मचारी, जहाँ देख नारी वहीं आंख मारी। अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मनीष भाई से मेरा ये सवाल है कि किस तरह से आप चीजों को हैंडल करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है और लाठी भी टूट जाती है और सांप भी मर जाता है, तो कैसे? हाँ, लाठी नहीं टूटती है और टूट जाती है। तो आप सभी लोग जानेंगे किस तरह से ये अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं। भाई मैं सीधा साधा इंसान, ये लोग मेरे ऊपर गलती से एलिगेशन लगा रहे हैं उल्टा सीधा। मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, मेरी शक्ल देख के नहीं लग रहा है भाई। खिलाड़ी तो मेरे ये प्रशांत भाई है ना, आयुष भाई हैं। आयुष भाई तो यूट्यूबर भी अच्छे खासे हैं। अब मैं क्या बताऊं, सबसे बड़े खिलाड़ी तो ये मेरे भाई हैं। आप बताइए। मैं तो बता दिया भाई एकदम। अच्छा, तो मुझे लगता है जो है, मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं
यहाँ पे कोई घड़ी होती, मैं आपको दिखाता कि लगभग रात के 1:30 बजे ये पूरा फोटो जो वीडियो पूरा शूट हो रहा है। तो और हम लोग जो है, क्योंकि रात को अक्सर मौका मिल पाता, देखिए यहाँ पे जो है 1:16 हो रहे हैं, ठीक है। भैया को जो है रात को ही मौका मिल पाता है, तो हम लोग थोड़ा बातें करते हैं। और स्टडी का जो समय है खास करके रात को ज्यादा अच्छे से हो पाता है। तो अब वार्तालाप हम लोग खत्म होता है और अब मनीष भाई के पढ़ने का समय हो रहा है, संत भाई के पढ़ने का समय हो रहा है। और लगभग जितने प्रश्न थी हम लोग भैया सब लगभग हो गया है, लेकिन एक बार और मौका दीजिएगा फिर से। हम लोग अरे निशाचर बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलेगा, और समय हो रहा है करीब 1:30 बजने वाला है, तो हमें भी सोने की अब लग रही है और अनुमति चाहिए अब, ताकि सुबह जल्दी से उठ जाए सुबह। और ड्यूटी पे जाया जा सके। तो फाइनली अब वीडियो को एंड करते हैं। और अभी हमारे चारों मतलब सभी चारों लोग हैं, तो कैमरा बंद करने वाला कोई नहीं है, तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। और एक बार फिर से आप सभी से अलविदा लेते हैं, या फिर आप सभी को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो हर रात को या हर दिन में कभी ना कभी मुलाकात आपसे होती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद। बंद करें।